हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी जो आगे आने वाले चैप्टर्स में वर्क एनर्जी पावर में, लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशनल मोशन में, ग्रेविटेशन में, 12th के बहुत सारे चैप्टर्स में हमें यूज़ करनी है। तो इसको समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको आना चाहिए वेक्टर्स बहुत अच्छे से। मैंने तो इनफैक्ट जब थर्ड चैप्टर शुरू कराया था उससे पहले ही आपको बता दिया था कि वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चर शेयर कर दिया था वेक्टर्स का थर्ड चैप्टर से भी पहले। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक देने वाला हूं जिसमें कि आप सारे उन लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। वेक्टर्स पे जो मैंने बनाए हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से वहां पर सब कुछ समझाया है, तो आप उनको देखिए जाके, ठीक। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको वेक्टर्स आना ही चाहिए। जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है मैं किस सीक्वेंस में चल रहा हूं, तो वेक्टर्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वेक्टर्स अच्छे से देखना होगा। तो वेक्टर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पर आइए। थर्ड चैप्टर से भी मैंने पहले वेक्टर्स शेयर कर दिया था, वेक्टर्स के लिंक शेयर कर दिए थे, क्योंकि थर्ड चैप्टर में कुछ कुछ जगह पर वेक्टर्स का रोल आया था, लेकिन कुछ कुछ जगह पर। बट यहां पर तो वेक्टर के बिना बात ही आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आपको वेक्टर्स नहीं आता होगा। इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी भी खोल के देखेंगे तो वेक्टर्स टॉपिक इसी चैप्टर का पार्ट है। इस चैप्टर में कुछ भी आगे का पढ़ाने के लिए उन्होंने पहले वेक्टर्स पढ़ाया है, उसके बाद आगे की बात हुई है। और वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो मैं डायरेक्ट आगे की बात करूंगा, ठीक। सो चैप्टर नेम इज मोशन इन अ प्लेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशंस या फिर 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब क्या है मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशंस का मतलब क्या है? वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन जो थर्ड चैप्टर में बताया था उसमें भी 1D 2D 3D मोशन समझा दिया था मैंने, बट अब स्पेसिफिकली यहां पर चैप्टर ही आ गया हमारा पूरा, तो एक बार हम और समझ लेते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है। तो बच्चों, जब भी एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, और आपने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है और आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से नहीं बता पाओ, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। सो दैट मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बोर्ड है ना, मान लो एक बॉडी चल रही है, एक चींटी चल रही है और वो इस चींटी इस बोर्ड पे ही चल रही है, ऐसे ऐसे। अगर इस बोर्ड पे एक चींटी चलेगी तो चींटियां उड़ तो सकती नहीं है, तो बोर्ड के ऐसे बाहर की तरफ तो आएगी नहीं और पीछे की तरफ जा नहीं सकती, तो वो जहां भी जाएगी इस बोर्ड पे ही जाएगी, ठीक। तो अगर मैं इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लूं और चींटी अभी यहां पर है, तो मुझे उस चींटी की पोजीशन बताने के लिए एक तो ये बताना पड़ेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक बताना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तब आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि सपोज ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो आप चींटी की पोजीशन बता पाओगे। अगर आप सिर्फ एक्स बताओगे तो चींटी की पोजीशन नहीं बता पाओगे, या सिर्फ वाई बताओगे तो भी उसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे। दोनों बताओगे तो एक्यूरेटली पता लगेगी कि उस एंड की, उस चींटी की पोजीशन जो है वो क्या है, ठीक। तो इस तरह का मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, इसीलिए इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी एक प्लेन सरफेस में ही मूव करेगी उसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसका और एग्जांपल क्या है कि जैसे आप किसी को ऐसे बॉल फेंक के पकड़ाओ, अब बॉल ऐसे करके ऐसे जाएगी। अगर आप ऐसा एक प्लेन कंसीडर कर लो तो बॉल उसी में जा रही है, बॉल उस प्लेन से इधर या इधर तो नहीं जाएगी, बॉल ऐसे 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 करके तो नहीं जाएगी, है ना, बॉल इसी प्लेन में जाएगी ऐसे। So that is also a very good example of 2 dimensional motion, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इस चैप्टर में डिटेल में आने भी वाला है, ठीक। समझ में आई बात? ओके। सो एक और एग्जांपल क्या है 2 डायमेंशनल मोशन का? 2 डायमेंशनल मोशन का एक और एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे? अगर मान लो यहां पर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती तो वो इसी प्लेन में रहती। अब सर्कुलर मोशन ऐसे तो हो नहीं सकता कि यहां से बाहर निकल के ऐसे, अगर ऐसा हो भी रहा है तो फिर वो इस प्लेन में हो गया ना। तो जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी एक ही प्लेन में रहेगी। समझ में आई बात? सो दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, एंड इसीलिए उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि वहां पर बॉडी एक प्लेन में मूव करती है। जब 1D में होती है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सो दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ लाइन। और जब 2D में होती है तो प्लेन में मूव करती है, सो दैट इज मोशन इन अ प्लेन। और जब 3D में होती है तो स्पेस में मूव करती है, सो दैट इज कॉल्ड मोशन इन अ स्पेस। बट उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले, फिलहाल हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन की। तो 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए
वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अब देखो, अगर आपको वेक्टर्स आते हैं तो अब आगे की बात की जा सकती है। सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में हमारा एक पार्टिकल चलता हुआ जा रहा है। सपोज पहले वो था इस पॉइंट पी पे मान लो, और फिर वो चलता हुआ ऐसे करके 2D में और यहाँ पहुँच गया सपोज यहाँ कहीं, इतना क्या डिफिकल्ट बनाना, क्यू पे, ठीक है। ऐसे चलता हुआ कहाँ पर पहुँच गया, क्यू पे। समझ में आई बात? अच्छा, मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन, आपने क्या करना है कि जब एक बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन में है, करना तो ये 1D मोशन में भी था, लेकिन 2D में तो ये ज़्यादा काम आता है। क्या कह रहा हूँ मैं, 1 डायमेंशनल मोशन में जब बॉडी थी तो वेक्टर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके काम हो जाता है हमारा। लेकिन वहां पर यह चीज आपको सिखाई थी ना कि अगर बॉडी की डायरेक्शन अपोजिट हो तो जो भी उसके वेक्टर्स पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ उसका पॉजिटिव साइन लेते हैं, दूसरी तरफ उसका नेगेटिव साइन लेते हैं। इतना लेने से हमारा काम चल जाता है, फिर वेक्टर्स के आई जे के वाले फंडे में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहां पर क्या है कि यहां पर एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने ओरिजिन कहां लेना है। 1D में भी तो आप पहले यही डिसाइड करोगे कि ओरिजिन कहां लेना, तभी तो पता लगेगा इधर वाली नेगेटिव इधर वाली पॉजिटिव है। तो यहां पे सबसे पहले हम एक ओरिजिन डिसाइड करेंगे, उस ओरिजिन के हिसाब से अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करेंगे। ये कोई इतना रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत इजी सी बात है, क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कहीं पर भी एक ओरिजिन मान लो। जब हम कह रहे हैं कि हम पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे, तो भैया पोजीशन तभी तो बताओगे जब किसी चीज को ओरिजिन मानोगे। तो कहीं पर भी वो एक ओरिजिन मान लो, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स बताओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज मैं बोर्ड के इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन मान लेता हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। दोनों ही करेक्ट है। एक केस में इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई गई है, दूसरे केस में इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई गई है, दोनों ही करेक्ट हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो मान लो यहां पर मैंने एक ओरिजिन ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके यहां पे P पर जब ये है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और जब ये Q पे पहुंच गया सपोज, तब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक निकल के आने वाली है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश। समझ में आई बात? अच्छा, तो यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर के रास्ते में आ रहा है भैया, पॉइंट साइड कर दें थोड़ा इसको। सो दिस इज पॉइंट P, x, y, ठीक है। तो ये रहा हमारा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये रहा ये, और ये है OP। ओपी बहुत करने लग गए हो तुम लोग आजकल, तो वही वाला OP, ठीक। XI कैप प्लस YJ कैप, XI कैप प्लस YJ कैप, है ना। वेक्टर्स आना चाहिए, वेक्टर के बिना बात नहीं बनेगी। ओके, अच्छा जी, फिर ये चला गया यहां पे Q पे अलोंग दिस पाथ, सपोज ऐसे चलता हुआ। अब ये फिलहाल कहां पर है, Q पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा OQ, विच इज दिस, OQ, विच इज x डैश I कैप प्लस y डैश j कैप, है ना। x डैश I कैप प्लस y डैश j कैप। समझ में आई बात? समझ में आ रहा ना? ठीक है। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, कहां से कहां? भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज PQ, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज PQ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आई बात? अच्छा, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो। ट्रायंगल लॉ किस पे लगाएं? ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो OPQ पे। ट्रायंगल लॉ किस पे अप्लाई करें? ट्रायंगल OPQ पे। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हो तो उनका सम होता है बराबर उस वेक्टर के जो अपोजिट ऑर्डर में है। साथ साथ रिवीजन भी करा देते वेक्टर्स की।
ओपी पी क्यू, ओपी और पी क्यू जो है वो सेम ऑर्डर में है, तो ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। समझ में आई बात? अच्छा, ओपी है हमारे पास, ओ क्यू है, तो जरा देखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू होगा ओ क्यू माइनस ओपी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू होगा ओ क्यू माइनस ओपी। सो ओ क्यू माइनस ओपी की जरा वैल्यू यहां पे लिखी जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, जरा देखना, ओ क्यू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस ओपी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां से अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, दिस इज पी क्यू, है ना। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जरा इस पे फोकस रखना, इस पे वापस आते हैं हम अभी। जरा यहां पे देखो, इफ दिस पॉइंट इज x, y, देन दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज y एंड दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज x। सिमिलरली ये x डैश y डैश है, तो ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ हुई y डैश, और ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ हुई x डैश। क्लियर? धीरे धीरे चल रहा हूं, बिल्कुल आराम से, बात समझ में आएगी। यहां से स्ट्रेट खींचो, दिस इज x डैश, दिस इज x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया x डैश माइनस x। सिमिलरली दिस वन इज y डैश माइनस y। अब यहां पे जरा देखें, जरा क्या आ रहा है, x डैश माइनस x, y डैश माइनस y, पी क्यू। अब यहां से क्या पता चला, जरा ध्यान से देखो, जब ये पार्टिकल P से Q गया, जब ये पार्टिकल P से Q गया, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने का, हैंडल करने का, यूज करने का सबसे इजी तरीका है, वो ये है कि हम टू डायमेंशनल मोशन को दो वन डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके पढ़ेंगे। अगर आप ये देख रहे हो कि ये पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, तो आप इसकी पिक्चर को, प्लेन में मूव करने की पिक्चर को दो हिस्सों में तोड़ के देखो, आपको बड़ा यूजफुल रहेगा। दो हिस्सों में कैसे तोड़ के देखना है, अगर ये पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो मतलब क्या है कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी को बॉल फेंकी और वो बॉल ऐसे करके गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि आगे भी गई और ऊपर भी गई, यानी एक्स में भी जाना चाहती है जब कोई बॉडी और वाई में भी जाना चाहती है, तो एज अ कंबाइंड इफेक्ट वो प्लेन में मूव करने लगती है ना। ये पार्टिकल जब ऐसे जा रहा है तो इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और इसका वाई भी चेंज हो रहा है, यानी ये पार्टिकल दोनों में जाना चाह रहा है सेम टाइम पे। बोला मैं इधर भी जाऊंगा, मैं इधर भी जाऊंगा। अब एक ही पार्टिकल है, दो जगह अलग अलग तो जा नहीं सकता, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में जाता है। तो हम अगर देखें कि ये पार्टिकल P से Q चला गया और हम इंडिविजुअली देखें कि इसने x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और y में कितना किया, यहां डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस तो चलो ये हो गया, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि जब ये P से Q में गया है तो इसने x में कितना डिस्प्लेसमेंट किया और y में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। x में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना, विच इज व्हाट, भाई ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो इसका x कोऑर्डिनेट x से x डैश चेंज हो गया, इतना किया ना इसने, x में इतना किया, सो दैट इज x डैश माइनस x। और y में कितना किया, y में उसने इस लेवल से इस लेवल पे चला गया, y में उसने कितना किया, y डैश माइनस y। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। x में जो उसने, अगर कोई पार्टिकल x में x डैश माइनस x डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसका ये वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा, ये जो वेक्टर है, अगर मैं सिर्फ इस वेक्टर को लिखना चाहूं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट है p डैश, तो वेक्टर p डैश, वेक्टर p डैश क्या होगा, x डैश माइनस x आई कैप, है ना, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक। और ये वाला वेक्टर कितना होगा, p डैश q, ये वाला वेक्टर कितना होगा, p डैश q, p डैश q होगा, p डैश q वेक्टर होगा
वाई डैश माइनस वाई जे कैप। समझ में आ रही है ना बात? वाई डैश माइनस वाई जे कैप। इंडिविजुअली अलग अलग सोचो, अलग अलग सोचो, पूरी पिक्चर एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग सोचो, जब ये यहां से यहां गया तो इसका एक्स में इतना इतना वेक्टर इसने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना, और सिर्फ वाई में इतना किया। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमें एक्स और वाई मत बताओ, हमें ओवरऑल बताओ। तो ओवरऑल क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट, कंबाइंड इफेक्ट। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करके। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, है ना? तो यही तो आया, देखो हम, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ है और वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ है, उनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है? और उस नेट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा पी क्यू वेक्टर, ये क्या होगा? बच्चा भी बता सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना? और या तो इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। फंडे क्लियर रखो, कभी फंसोगे नहीं। एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस टू डायमेंशनल मोशन is basically the composition of two one dimensional motion। दो वन डायमेंशनल मोशंस को मिलके बना है। तो आप ये समझो कि कोई नई चीज नहीं आई यहां पे, हमने 1D मोशन पढ़ा हुआ है। अब आप ये समझो कि एक ही क्वेश्चन में दो 1D मोशंस हो रहे हैं। अगर आप 1D मोशन के सारे फंडे क्लियर है तो फिर आप कर लोगे इसको। एक ही क्वेश्चन में दो 1D मोशन के फंडे मिक्स हो गए हैं, तो मिक्स होने दो। आप अलग अलग ही सोचो, आप एक्स का अलग से सोचो, वाई का अलग से सोचो। जब एक्स का सोच रहे हो तो वाई का मत सोचो, जब वाई का सोच रहे हो तो एक्स का मत सोचो। और आगे हम लोग पढ़ने भी वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, कि ये दोनों एक्सिस, दोनों एक एक्सिस एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। एक्स में बॉडी की पोजीशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, जो भी एक्स में पैरामीटर्स होंगे बॉडी के, वाई के पैरामीटर्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे। और जो वाई में पैरामीटर्स होंगे, एक्स के पैरामीटर्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे। ऐसा कुछ आएगा आगे, बट फिलहाल इतने पे फोकस करो। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की एस, मान लो ये नेट डिस्प्लेसमेंट एस, वही वेक्टर पी क्यू, ये क्या है? जो उसकी एक्स में डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स वो, प्लस जो वाई में डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई वो, उन दोनों का रिजल्टेंट। This delta x is, this x dash minus x is delta x, this y dash minus y is delta y। समझ में आया? ओके। ठीक है, अगर मैं इसको अब देखो, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू वही वेलोसिटी के लिए ट्रू, वही एक्सेलरेशन के लिए ट्रू। सिंपल सी बात है। अब यहां पर पार्टिकल की कोई वेलोसिटी होगी, यहां पर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, यहां पर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। भाई वेलोसिटी भी तो बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मान लो अगर हम लोग कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो नहीं बदलेगी, लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी भी बदलेगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, डेल्टा एक्स बाय डिफरेंशिएट मतलब सपोज छोटा सा, इसको भी डेल्टा एस का नाम दे दूं। अभी और सिंपल करता हूं मैं चीजों को, इसको भी मैं डेल्टा एस का नाम दे दूं। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट को भी डेल्टा एक्स का ही नाम दे दूं। तो मैं डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, अभी मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। भाई इतनी डिस्प्लेसमेंट करी इतने टाइम में, तो ये वेलोसिटी हुई पार्टिकल की। और ये क्या है? ये है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसकी क्या वेलोसिटी हुई। जब भी एक पार्टिकल इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है तो दोनों डायरेक्शंस में वो मोशन कर रहा है। यानी एक उसकी वेलोसिटी होगी जिससे वो एक्स में जाना चाह रहा है, एक उसकी वेलोसिटी होगी जिससे वो वाई में जाना चाह रहा है ना? एक उसकी वेलोसिटी होगी जिससे एक्स में जाना चाह रहा है, एक उसकी वेलोसिटी होगी जिससे वाई में जाना चाह रहा है। एज अ रिजल्ट दोनों में जा रहा है। तो ये वाली कौन सी वेलोसिटी हुई? ये एक्स वाली वेलोसिटी हुई ना। एक्स वाली जितनी वेलोसिटी होगी उसकी, उसने
इतना डिस्प्लेसमेंट किया x में इतने टाइम में, तो ऑब्वियसली ये उसका रेट बताएगा कि x एक्सिस में चलने का उसका क्या रेट है, जिसको हमने vx बोल दिया। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा y एक्सिस में उसके चलने का क्या रेट है, जिसको हमने vy बोल दिया। इतना डिस्प्लेसमेंट इसने y में किया इतने टाइम में, इतना डिस्प्लेसमेंट x में किया इतने टाइम में। सो दिस इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड दिस इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। सो नेट वेलोसिटी, थोड़ा नीचे लिखूं इसको, सो नेट वेलोसिटी इज व्हाट, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। समझ रहे हो बात को भाई? क्या करना है, हमें इंडिविजुअली स्टडी करना है। अलग से सोचो, अलग से x में ये इस रेट से जा रहा है, अलग से सोचो y में ये इस रेट से जा रहा है, तो ओवरऑल ये इन दोनों के रिजल्टेंट से जा रहा है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। और क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, हमने मोशन को x और y एक्सिस में स्प्लिट कर दिया है, तो x और y एक्सिस तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो पूरा पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत ही नहीं है। हर जगह उसका स्पेशल केस, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हर जगह तुम्हारा काम चल जाएगा। यहां पे v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो अगर आपको एनी टाइम पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे निकाल लो, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ऐसे निकाल लो। अब अगर मैं इसको फिर से डिवाइड कर दूं, या मैं बोलूं कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो एक्सेलरेशन है a, ये हो गया ax i कैप प्लस ay j कैप। सेम वही फंडा, समझ में आ रहा है बेटा? समझो इस बात को। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हमने क्या कर दिया है, बॉडी के मोशन को, टू डायमेंशनल मोशन को दो डायरेक्शंस में स्प्लिट कर दिया है। दो डायरेक्शंस में हमने उस बॉडी के मोशन को स्प्लिट कर दिया है। इंडिविजुअली एक में डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरे में ये है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का रिजल्टेंट। एक डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, दूसरे में ये है, नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट। उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी पाइथागोरस थ्योरम। और एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, नेट एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ लो। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा और फंडा क्लियर हो जाएगा। बट यहां पर एक चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, वो ये कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं वेक्टर्स के, वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, इसको मिटा के बताता हूं। बट पहले यहां से एक चीज मैं बता दूं, ठीक। तो इस पार्टिकल की लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सवाल है, पहले तो मैं ये मान लूं, पहले स्टार्टिंग में ये मान लें, जरा सुनने वाली बात है ध्यान से, कि ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो vx और vy इसका हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो vx और vy जो है वो टाइम के साथ चेंज होंगे। अगर x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो टाइम के साथ चेंज होंगे। टाइम के साथ चेंज होंगे तो आफ्टर एनी इंस्टेंट t, x में अगर आपको कुछ वेलोसिटी निकालनी है, y में निकालनी है, तो दोनों की इंडिविजुअली इक्वेशंस लगेंगी। जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी है ना, वो। बट उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर कि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, बॉडी चल तो टू डायमेंशंस में रही है, प्लेन में रही है, लेकिन बॉडी चल कांस्टेंट वेलोसिटी से रही है। ऐसा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जरा देखें उसको। क्वेश्चन है बच्चों, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। यहां पर पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, जरा इसको समझ लें हम। ये पोजीशन वेक्टर किस तरीके से दे रखा है, 3ti कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ जो उसकी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी है वो है
3t, यानी टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम डिपेंडेंट है। इसी तरीके से y एक्सिस की तरफ जो उसकी वेलोसिटी है वो है 2t², दैट इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट, और z एक्सिस की तरफ उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है 5। अब z एक्सिस कहां से आ गया, तो मोशन इन अ प्लेन चल रहा था, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जरा इसको देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कंसेप्ट सेम वही है जो आपको बताया। सो फाइंड vt एंड at ऑफ द पार्टिकल। vt एंड at ऑफ द पार्टिकल का मतलब है कि वेलोसिटी का जो फंक्शन है टाइम की टर्म्स में वो, एंड देन एक्सेलरेशन का जो फंक्शन है टाइम की टर्म्स में वो निकालो। तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा टाइम की टर्म्स में, vt, वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, पोजीशन का डेरिवेटिव ही तो वेलोसिटी होती है, तो dr/dt, इसका डेरिवेटिव किया 3.0 i कैप, है ना, t का डेरिवेटिव हो गया 1, 2.0 t² का डेरिवेटिव 2t j कैप, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है उसमें z का कंपोनेंट ही हट गया, वेलोसिटी फंक्शन केवल x और y पे डिपेंड कर रहा है, x और y के अलोंग जो वेलोसिटी है उस पे डिपेंड कर रहा है। सो 3.0 i कैप, 4.0 t j कैप, दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन। एंड एक्सेलरेशन फंक्शन इज व्हाट, एक्सेलरेशन फंक्शन फिर से इसका डेरिवेटिव d ऑफ vt/dt, वेलोसिटी फंक्शन का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव हो गया 0 और ये हो गया 4.0 j कैप। सो एक्सेलरेशन फंक्शन इज 4.0 j कैप। एक्सेलरेशन फंक्शन इज 4.0 j कैप, जिसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन सिर्फ, पार्टिकल की एक्सेलरेशन सिर्फ y एक्सिस में है, x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी है, और z एक्सिस के अलोंग तो पार्टिकल की वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है। हमको कैसे पता चला, वो यहां से भी पता लग रहा है, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो फिक्स हो गया कि z एक्सिस के अलोंग, यानी हाइट फिक्स कर दी 5, हाइट फिक्स हो गई 5, है ना, ये 5 मीटर है मान लो, ये फिक्स हो गई 5। अब यहां पर एक प्लेन सोचो 5 मीटर की हाइट पे, पार्टिकल इसी में चलता हुआ जा रहा है, पार्टिकल अगर इसी में चलता हुआ जा रहा है तो फिर उसकी मतलब पोजीशन फिक्स हो गई ना, z एक्सिस में तो उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, यानी ये मोशन इन अ प्लेन ही है। समझ में आई बात, z एक्सिस के अलोंग उसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, यानी कि वो z में ना ऊपर जाएगा ना z में नीचे जाएगा, और x एक्सिस के अलोंग इसकी कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग y एक्सिस। सो दिस फंक्शन, इसको जो अभी हमने पीछे फंक्शन लिखा था बिल्कुल वैसा ही ये फंक्शन हमारा बन गया है। दिस इज vx i कैप एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट vy j कैप। सिमिलरली ये हमारा एक्सेलरेशन फंक्शन अभी बन गया है जो पीछे हमने डिस्कस किया, ax i कैप प्लस ay j कैप की फॉर्म में, ax 0 है बट, है ना, एक्सेलरेशन तो यहां पर है ही नहीं। समझ में आई बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस तरीके का उठाते हैं जहां पर एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बट आगे बढ़ने उस क्वेश्चन को करने से पहले इसका सेकंड पार्ट छूट गया था, उसको एक बार डिस्कस कर लें। वो सेकंड पार्ट में था फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है ना पार्टिकल की, लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वो y में एक्सेलरेट हो रहा है, x में नहीं हो रहा, y में तो हो रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना। जैसे पार्टिकल यहां है तो इस वक्त या इस जगह पर है तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे आया, जब पार्टिकल यहां है तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे आया, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये। जब पार्टिकल यहां है तो टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे आया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, यहां पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ही है कि जो उसकी नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है ना। तो वो ये कह रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी इसका जो वेलोसिटी वेक्टर था अभी जो हमने पीछे निकाला वो आया क्या था, 3.0 i कैप, 4.0 और इसमें आया था t, दिस इज टाइम डिपेंडेंट, है ना, j कैप। दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज vt, और t को हम क्या रख दें, t को हम रख दें 1 सेकेंड। तो t की जगह अगर हमने रख दिया 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3.0 i कैप प्लस 4.0 इंटू 1 j कैप। सो v हमारा क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4 j कैप, 3i कैप प्लस 4 j कैप।
दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो इसकी जो वेलोसिटी है 1 सेकेंड के बाद vx, x एक्सिस में 1 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी होगी 1 सेकेंड बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। x एक्सिस में तो देखो इसकी वेलोसिटी हमेशा ही 3 मीटर पर सेकेंड रहेगी, बिकॉज वो तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। y सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बार बार बदलेगी, तो 1 सेकेंड बाद y एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे कहीं पे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये 1 सेकेंड बाद की इसकी कहानी है ये। तो इसकी वेलोसिटी होगी ऐसे, जो कि x एक्सिस में होगी ये 3 मीटर पर सेकेंड और y एक्सिस में 4 मीटर पर सेकेंड, और ये नेट वेलोसिटी v इन दोनों का रिजल्टेंट विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आई बात। अब ये क्या पूछा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये एंगल बताओ कि x एक्सिस से या y एक्सिस से कितने एंगल पर ये है, तो वहां से डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देखो ये क्या है, ये है 3 और ये क्या है 4। भाई ये 4 है, तुम कहोगे ये 4 है, अब ये 4 है तो ये भी 4 हुआ ना अगर पैरेललोग्राम में कंप्लीट करूं, और ये एंगल मेरे को चाहिए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। तो बताओ ये एंगल क्या होगा। अब साइन थीटा से निकाल लो, कॉस थीटा से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। याद है ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहला जो बनता है 3 4 5, ये जो ट्राइंगल बनता है जिसकी साइड 3 4 5 होती हैं, इसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो ये वाला एंगल है 4 के सामने वाला, इसके बेस एंगल एक 37 डिग्री होता है, एक 53 डिग्री होता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा 37 डिग्री होता है, कौन सा 53 डिग्री होता है। तो 9th में तुमने थ्योरम पढ़ी है ना, जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है, और जो साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होता है। तो ये साइड है बड़ी, तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा 53 डिग्री। ये साइड है छोटी, तो इसके सामने वाला एंगल होगा छोटा 37 डिग्री। हमें ये एंगल चाहिए था, ये एंगल आ गया 53 डिग्री। ठीक है, सो थीटा इज, कुछ भी लिख लो, किससे निकाला हमने, ये tan से निकाल लो, tan से निकाल लो, tan इनवर्स 4/3, 4/3, सो दैट इज 53 डिग्री। भाई tan थीटा 4/3 है, अगर इनवर्स में तुम कंफ्यूज हो गए हो तो देख लो, अगर tan थीटा जो है वो y/x है, tan थीटा y/x है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये वैल्यू आ गई, सपोज ये कितनी वैल्यू आ गई मेरी, ये आ गई 4/3, tan थीटा आ गया 4/3। तो इनवर्स वगैरह में जाओ ही मत, सीधा ये सोचो कि tan थीटा जब 4/3 होता है तो कब होता है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 4/3 कब होती है, जब थीटा 53 डिग्री होता है। सिंपल। तो हम सिंपल यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि जब tan इधर जाता है तो उसकी पावर, tan साइन कॉस कुछ भी, जब इधर से उधर जाता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है। अब कोई भी चीज इधर से, इसकी पावर इधर 1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो जब tan उधर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब क्या है कि इस थीटा पे कितनी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू पे कितना थीटा है। tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 का मतलब है कि 4/3 वैल्यू पे tan की वैल्यू 4/3 पे थीटा कितना होता है, 53 डिग्री, क्योंकि tan 53 डिग्री तो 4/3 होता है। सो finally direction is what, this particle is making an angle of 53 degree with positive direction of x axis at t equal to 1 second। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। समझ में आई बात, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप। देखो इसमें t नहीं लगाया मैंने कहीं भी, मैंने कहा ना एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है एट एनी इंस्टेंट दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड दिस पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है, यानी यहां पे। ठीक, फाइंड
its velocity and displacement after सपोज 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक, तो ये पार्टिकल ऐसे चलता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, इस हमेशा इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। मान लो ये सब ऐसा यूनिट्स में, एक्स में इसकी वेलोसिटी हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड है, वाई के अलोंग इसकी वेलोसिटी हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है कुछ। समझ में आई बात? 2D में कैसे भी। तो क्या बोला है कि फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया? 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड बाद भी तो यही होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं। इसकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो 3 सेकेंड बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 3i कैप प्लस 4j कैप। 3 सेकेंड बाद क्या? 4 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, 50 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम यही होगी। यहाँ टी थोड़ी आ रहा है कहीं पे, कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्स में भी कांस्टेंट वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, वाई में कांस्टेंट वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? सो ये हो जाएगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो क्या होगी? देखो भाई, एक्स एक्सिस में अब अलग अलग स्प्लिट करके देखो ना। एक्स के अलोंग इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, वाई के अलोंग इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ 3 सेकंड में एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? ये एक्स में डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 3 × 3 9 मीटर, है ना। और वाई में कितना कर लेगा? वाई में कर लेगा 4 × 3 12। तो ये एक्स में आ गया यहां पे मान लो 9, वाई में आ गया 12, तो ये यहां पे कहीं पे होगा। ऐसे चलता चलता यहां कहीं होगा ये, यहां पे। कब? 3 सेकंड के बाद, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 3 × 3 9i कैप प्लस 12j कैप होगा। 9i कैप प्लस 12j कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया ना, ये तो इसका एक्चुअल पाथ हो गया। या फिर चलो ऐसे बना देते थोड़ा सा, और ऐसे करके ऐसे ऐसे मान लो, ठीक, समझाने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओपी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओपी, या इसको हमने क्या नाम दिया? एस नाम दिया, ठीक, एस। सो दिस एस इज, लिख दिया हमने 9i कैप प्लस 12j कैप, और एक्स का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट एस का मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि हुआ अंडर रूट 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। 5 8 और 4 12 1 225, यानी कि 15 मीटर मैग्नीट्यूड की डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से 2D मोशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं बहुत इजीली, 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी था, तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो तो क्या करना है? सुनो ध्यान से। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है? v = u + at, बट दिस इज व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमने तो ये अभी 3rd चैप्टर में ही पढ़ी है डिटेल में, तो वहां पर हम क्वेश्चन इसके करके आए हैं। बट यहां पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चल रहा है, पार्टिकल प्लेन में चल रहा है। बट हमने उस प्लेन को 2 सेपरेट डायरेक्शंस में स्प्लिट कर लिया, एक्स में अलग और वाई में अलग। तो हर एक डायरेक्शन में अलग से पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, जैसे अभी समझाया आपको। वाई में अलग से, एक्स में अलग से। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस भी लगेंगी अलग अलग से, ऐसे। ये हमारी इक्वेशन एक्स के लिए बन जाएगी vx = ux प्लस ax × t, और ये बन जाएगी vy = uy प्लस ay × t। अभी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दूंगा इस पे, मैं टेंशन मत लो। दूसरी हमारी जो इक्वेशन है s = ut प्लस ½ at², ये बन जाएगी x
इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। भाई एक्स में मैं अलग से लगा रहा हूं, तो एक्स की डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने नाम दिया एक्स, उसके अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो गई यू एक्स, एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग हो गई ए एक्स, जो हम पीछे सिंबल लेते आ रहे हैं। इसी तरीके से y के अलोंग जब ये इक्वेशन लगाओगे तो लगाओगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और जो हमारी तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2af, उसके दो हिस्से बन जाएंगे ये, आप खुद ही समझदार हो, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x ए एक्स इंटू एक्स एंड वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू वाई। ठीक है, इस पे बॉक्स बनाने का कोई खास वजह नहीं था, उन पे बनाना भूल गया तो मैंने इस पे बना दिया। ठीक, तो स्प्लिट करके दोनों डायरेक्शंस में अलग अलग निकालेंगे जब भी निकालेंगे, और जब हमें बताना तो क्योंकि पूरे मोशन के लिए एज अ होल होगा ना, तो अलग से निकाल के, ये अलग से निकाल दी जैसे तुमने वेलोसिटी, तो अभी बताया ना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेलोसिटी हो गई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एक्सेलरेशन हो गई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिंपल सिंपल है ना। और इनकी और मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गई, मैग्नीट्यूड निकालना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं एक ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है 2D का। So the question is, a particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction making an angle of 37 degree with x axis। बताता हूं, अभी पूरा समझाता हूं। At t equal to 0 the particle is at origin and its velocity is 8 meter per second along the x axis। Find the velocity and position of the particle at t equal to 4 second। अब समझ लो जरा क्वेश्चन को। A particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second square। पार्टिकल xy प्लेन में जा रहा है और उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी दे रखी है। पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, एक्सेलरेशन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये पार्टिकल है और इसकी जो एक्सेलरेशन है ये, इसकी जो एक्सेलरेशन है ये, मी टॉकिंग टू मी, इसकी जो एक्सेलरेशन है ये 37 डिग्री पे है। ठीक है, 37 डिग्री पे। समझ गए बात को? ओके, सो दिस एक्सेलरेशन इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। हमें चाहिए ए एक्स और ए वाई। जब भी तुम क्वेश्चन करोगे यू नीड ए एक्स एंड ए वाई अलग से, ए एक्स चाहिए और ए वाई चाहिए, ए एक्स अलग से चाहिए और ए वाई अलग से चाहिए। तो यहां पर काम आएंगे कंपोनेंट्स, है ना भाई। ए एक्स ए वाई होगा, अभी इक्वेशंस बताई, वी एक्स और वी वाई कैसे निकालोगे, ए एक्स और ए वाई होगा तभी तो निकालोगे। तो ए एक्स और ए वाई, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। इसकी जो एक्सेलरेशन है ना, उसकी लगातार डायरेक्शन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और लगातार वो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, एंड दैट इज ऑलवेज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो बताओ ए एक्स क्या हुआ? ए एक्स हुआ 1.5 cos 37 डिग्री, और ए वाई क्या हुआ? 1.5 sin 37 डिग्री। क्या होता है 37 डिग्री? 53 डिग्री, 37 डिग्री, 37 के सामने वाली एंगल 3 साइड, सॉरी 53 के सामने वाली साइड 4, एंड दिस इज 5। सो व्हाट इज cos 37? cos 37 इज 4/5। सो 1.5 इंटू 4/5, 0.3, ये बचेगा ना, 0.3 इंटू 4, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड sin 37 is what? sin 37 is 3/5. So 1.5 into 3/5,
0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है हमारी, मतलब इस पार्टिकल की, मैं तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, वो है ये यूनिट एक साथ हम लिख देंगे 1.2 आई कैप, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, 1.2 आई कैप प्लस 0.9 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक, आगे पढ़ें। एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। टी इक्वल टू 0 पे शुरू में पार्टिकल ओरिजिन पे है एंड वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। शुरू में स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग वो है 8 मीटर पर सेकंड, तो उसको ux लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux, दैट इज व्हाट, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0 बिकॉज एट द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस। y एक्सिस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है भाई, अगर इनिशियली y एक्सिस के अलोंग भी उसकी वेलोसिटी होती तो दी होती ना, यहां पर सिर्फ x एक्सिस के अलोंग बोला है, तो मतलब y एक्सिस के अलोंग उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है 0। समझ में आई बात? अच्छा, और क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी यानी कि vx, सॉरी नेट वेलोसिटी v क्या होगी, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, और Vx क्या होगा, पहली इक्वेशन लगाओ, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, ux प्लस ए एक्स टी आई कैप, और Vy क्या होगा, Uy प्लस ए वाई टी जे कैप। समझ में आई बात? तो V क्या होगा, V होगा ux, ux कितना है, ux है 8 प्लस ax है 1.2 इंटू कितने टाइम पे निकालना है, 4 सेकंड पे, 4 आई कैप प्लस uy है 0, ay है 0.9, t है 4 जे कैप। सो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड 4.8, 5.6 आई कैप प्लस 3.6 जे कैप, ये। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ये तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया, 4 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √5.6 स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? यहां पर इसको थोड़ा सा एनालाइज कर ले मोशन को, कि पार्टिकल ओरिजिन पे है और शुरू में तो इसको हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही प्रोजेक्ट किया 8 मीटर पर सेकंड से, शुरू में हमने इसको केवल एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे फेंका एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन एक्सेलरेशन इसको दी, एक एक्सेलरेशन ऐसे दी जा रही है, इसको एक्सेलरेशन ऐसे दी जा रही है, तो ये इसके दो कंपोनेंट है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेट करेगा इस रेट से और वाई एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेट करेगा इस रेट से। तो इसका शुरू में तो ऐसे है, लेकिन फिर ये ऐसे होता जाएगा, क्योंकि उधर भी तो जा रहा है, उधर भी तो जा रहा है ना? समझ में आई बात? ये बिल्कुल वैसा ही मोशन है जैसा हम प्रोजेक्टाइल मोशन आगे पढ़ने वाले हैं, कि अगर मैंने किसी हाइट से एक पत्थर को ऐसे सामने फेंका हॉरिजॉन्टल, तो मैंने उसको इनिशियली तो सिर्फ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी, लेकिन वाई में तो कुछ नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे वाई में उसकी वेलोसिटी आती जाती है, वो ऐसे गिरता है ना, ऐसे धीरे धीरे वाई में उसकी वेलोसिटी आती जाती है। वाई में उसकी वेलोसिटी इसलिए आती जाती है बिकॉज वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहां पर है। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा यहां पर क्या बोला है, दूसरा हमको यहां पर बोला है कि फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी तो हमने निकाल दी, पोजीशन इज व्हाट, पोजीशन s इज x i कैप प्लस y j कैप, विच इज व्हाट, विच इज x क्या है, uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर i कैप, y क्या है, uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर j कैप। सो s इज व्हाट, ux क्या है, ux है 8 इंटू टाइम कितना है 4 प्लस हाफ ax कितना है 1.2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, इसके साथ आएगा i कैप प्लस दिस इज 0 बिकॉज uy इज 0, हाफ
ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। सो एस पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, 8 ये बचेगा ना 8, 9.6 प्लस 32, सही किया, हाँ ठीक है, आई कैप प्लस ये भी बचेगा 8, 7.2 जे कैप। यहां पे कर दूं, मना थोड़ी करोगे आप। एस इज व्हाट, 32 प्लस 9 41.6 आई कैप प्लस 7.2 जे कैप। ये हो गई इसका पोजीशन वेक्टर आफ्टर टी इक्वल टू 4 सेकेंड। और पोजीशन मतलब 4 सेकंड के बाद इसका x कंपोनेंट ये होगा और y कंपोनेंट ये होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड बाद इस डिस्प्लेसमेंट की आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, अंडर रूट 41.6 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर का रूट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और यहां पर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन का। जरा ध्यान से सुनना बात। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो कि वन डायमेंशनल मोशन में क्या था। वन डायमेंशनल मोशन में या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में थी तो बॉडी एक्सेलरेट होती जाती थी, यहां एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी डी एक्सेलरेट होती जाती थी। यहां पर जो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है ना। जैसे बॉडी ऐसे जा रही है, इधर एक्सेलरेशन लगा दी, अब वो इधर एक्सेलरेट करने लगेगी ऐसे। ठीक, तो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, कई इसके एग्जांपल्स आने वाले हैं। जनरल तरीका आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आई बात? हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन की। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन है कि एक बॉडी की जब हमने पैरामीटर्स को दो डिफरेंट एक्सिस में स्प्लिट कर दिया तो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। एक डायरेक्शन के अलोंग उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी, और दूसरी डायरेक्शन के अराउंड यही पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते इन एनी सेंस। जैसे आपने एक स्टोन फेंका एक हाइट से, एक स्टोन को आपने थ्रो किया, बताता हूं डायग्राम के साथ समझाता हूं। एक हाइट से, एक पर्टिकुलर हाइट से आपने एक स्टोन को ऐसे सामने फेंका u वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से। फिर उतनी ही हाइट से आपने एक दूसरे स्टोन को फेंका सामने u2 वेलोसिटी से। ठीक, सेम हाइट से, सेम हाइट, ये भी h हाइट से फेंका गया एंड एट द सेम टाइम ये भी h हाइट से फेंका गया। और एक और केस हम इसमें जोड़ देते हैं कि सेम हाइट से उसी टाइम पे एक तीसरे बंदे ने भी स्टोन फेंका जो उसने सिर्फ ड्रॉप किया ऐसे u3 वेलोसिटी से, जस्ट ड्रॉप किया, ये स्टोन जस्ट ड्रॉप किया h हाइट से। ठीक, समझ में आई बात? सवाल ये है, ये h हाइट को थोड़ा सा मैं इधर दोबारा बनाता हूं। देखो, सवाल ये है कि तीनों में से कौन सा स्टोन जो है वो ग्राउंड को पहले हिट करेगा, कौन सा स्टोन ग्राउंड को बाद में हिट करेगा। मान लो अगर इसने ग्राउंड को हिट किया ऐसे, मान लो यहां पे हमको दिया है u तो 0 है ना, ये हमको पता चल गया, बट यहां पे हमको दिया है कि u2 इज ग्रेटर देन u1, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका गया है। तो इनके जो पाथ होंगे, ये कम वेलोसिटी से फेंका गया है तो ये थोड़ा यहाँ पे गिरेगा जाके, ये ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका गया थोड़ा दूर गिरेगा जाके, और ये तो यहीं गिरेगा। अब सवाल है कि अगर इसको गिरने में t1 टाइम लगा, इसको गिरने में t2 टाइम लगा, इसको गिरने में t3 टाइम लगा, तो बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है कौन सा कम है, कि इन टाइम्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन हमको समझना पड़ेगा, तो हमको बात समझ में आएगी कि यहां पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ये तीनों टाइम बेटा बराबर होंगे, जितने टाइम में ये ग्राउंड को हिट करेगा उतने ही टाइम में ये भी करेगा, उतने ही टाइम में ये भी करेगा। क्यों?
अब देखो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन लगता है। हम कहेंगे भैया इनकी तो वेलोसिटी अलग अलग है, तीनों की, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी तो बिल्कुल ही कम है, 0 है इसकी तो फिर सेम टाइम पे ही क्यों हिट करेंगे ये ग्राउंड को? बिकॉज तीनों ने वर्टिकली एच मोशन किया है, वर्टिकली एच डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या डिस्प्लेसमेंट कह लो, स्ट्रेट लाइन में है ना, तीनों ने वर्टिकली एच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ना। तीनों का वर्टिकल पैरामीटर, अगर मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन देखूं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये आपको ये कहती है कि वर्टिकली y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में यू वाई इनिशियल वेलोसिटी और ए वाई एक्सेलरेशन से t टाइम लगेगा एक पार्टिकल को। तो यानी कि ये अगर मुझे t निकालना है तो मुझे चाहिए y, यू वाई और ए वाई, है ना। तो आप ये बताओ कि वर्टिकली क्या ये तीनों पैरामीटर सेम नहीं है क्या? y से शुरू करते हैं। वर्टिकली तीनों की हाइट y जो उनको कवर करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में तीनों की वेलोसिटी इनिशियली 0। इसको हमने जो u1 वेलोसिटी दी वो तो x में दी ना। अगर इसकी y वेलोसिटी यहां पे हम लोग बात करें uy वो तो 0 है, इसकी भी अगर हम लोग बात करें uy वो तो 0 है, और इसकी तो है ही 0। तो वर्टिकली तीनों की ये वेलोसिटी 0 और वर्टिकली तीनों की एक्सेलरेशन g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही तो गिर रहे हैं तीनों। तो जब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो t भी क्या आएगा? सेम। अब कंफ्यूजन कहां हो जाती है बच्चों को कि वो देख रहे हैं कि x में तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी 0 है। तो यहां पर यही बताने की कोशिश कर रही है कि x के पैरामीटर्स y के पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करते किसी भी तरीके से। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस या डायरेक्शंस। y के पैरामीटर्स x के पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, x के पैरामीटर्स y के पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर इनकी y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगाई जाए, x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां पे बदलाव आएगा कि x जो है वो तीनों का अलग होगा, ये x तीनों का अलग होगा क्योंकि ux तीनों का अलग है। इसका ux है कम, इसका ux है ज्यादा, इसका तो ux है ही नहीं। तो इसीलिए x में बदलाव आया ना, ये पास गिरा, इसका x थोड़ा ज्यादा आया, इसका x तो 0 आया। x में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है इसका, क्योंकि ux ax तो तीनों के लिए 0 है। हम मान लेते हैं एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। अभी जितनी भी चीजें पड़ी हैं कोई ऐसे तो नहीं जा रही। अगर x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होती तो हम ऐसे खड़े रहते, हमको तो इधर धक्का पड़ता। जैसे हमें जमीन चाहिए खड़े रहने के लिए क्योंकि y में एक्सेलरेशन है, हवा में हम खड़े नहीं रह सकते क्योंकि y में फोर्स लग रही है। x में तो हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हम खड़े रह सकते हैं बिकॉज x में तो कोई फोर्स नहीं है। तो जिधर फोर्स नहीं, F इक्वल टू ma होता है ना, तो जिधर फोर्स नहीं उधर एक्सेलरेशन नहीं। तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट u सबका अलग है तो x सबका अलग आएगा, बट y सबका सेम है। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखो, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आप कोई चीज ऐसे उछालो तो वापस आपके हाथ में गिरती है। अब लॉजिक क्या है वापस हाथ में गिरने का? लॉजिक क्या है भैया? ट्रेन तो आगे निकल गई, वो चीज तो हवा में है। अब जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने ये बॉल उछाली, ये बॉल हवा में है, आप आगे निकल गए क्योंकि ट्रेन आगे निकल गई, आप ट्रेन के साथ कांटेक्ट में हो। ये रही ट्रेन का पूरा डब्बा, ठीक है, आप आगे निकल गए। बॉल आगे कैसे गई? लेकिन होता क्या है कि जब मैं यहां पहुंच जाता हूं तो बॉल मेरे हाथ में गिरती है। अब मैं इसको ऊपर उछाल रहा हूं, एक तरीके से तो अर्थ भी चल ही रही है, अभी अर्थ भी चल ही रही है ना। जहां मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं ये चल रहा है ना, लगातार अर्थ चक्कर लगा रही है अपने एक्सिस के। जब मैंने इसको ऐसे उछाला तो मेरे हाथ में क्यों गिरा? आपको पता है अर्थ के ऐसे घूमने की स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर सेकंड। तो जब मैं ऐसे उछालता हूं, अगर इसको आधा सेकंड ऊपर जाने में लगा, आधा नीचे आने में लगा, तो 1 सेकंड बाद ये मेरे हाथ में आया, तो मैं तो 3 किलोमीटर आगे निकल जाना चाहिए था और ये 3 किलोमीटर पीछे गिरना चाहिए था, लेकिन ये मेरे हाथ में गिरा।
और ट्रेन में भी अगर आप इसको ऐसे उछालोगे चलती ट्रेन में तो भी आपके हाथ में ही गिरता है। क्यों? अब यहां पर यही फंडा काम आता है। जब आपने इसको उछाला, ये आपके हाथ में था तो ये ऑलरेडी चल रहा था। मान लो ट्रेन आगे जा रही है यूएक्स वेलोसिटी से, तो ये ऑलरेडी यूएक्स वेलोसिटी से चल रहा था। तो जब आपने इसको वर्टिकल वेलोसिटी दी तो आपको तो सिर्फ वर्टिकली नजर आई, क्योंकि यूएक्स से आप भी साथ साथ चल रहे हो और आपकी ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। मेरी और अर्थ की इस वक्त रिलेटिवली देयर इज नो वेलोसिटी, क्योंकि हम दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूं। तो ये भी आगे जा रहा है। तो जब मैंने इसको उछाला तो इस पे 2 वेलोसिटीज लगी, ना कि एक। इनिशियली मैंने इसको 2 वेलोसिटीज दी, तो ये दिखता ऐसे है लेकिन ये जाता ऐसे है। और क्योंकि इसकी और मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, जब मैंने उछाला तो मेरे हाथ में ही था ना, तो इसकी और मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, तो हम दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। जब मैंने इसको ऐसे उछाला तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये भी 3 किलोमीटर आगे चला गया 1 सेकंड में, मैं भी 3 किलोमीटर आगे चला गया। ट्रेन ये यू एक्स वेलोसिटी से, ये टी टाइम में जब मैं यहां पहुंचा तब तक एक्स के अलोंग इसका भी इतना ही डिस्टेंस था, तो ये मेरे हाथ में गिरता है। वो अलग बात है कि मैंने सिर्फ एक्स में किया उस दौरान, पर इसने एक्स के साथ साथ वाई में भी किया। लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी और मेरी वेलोसिटी इनिशियली सेम थी और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये मेरे हाथ में गिरेगा आगे। समझ में आई बात? ये मेरे हाथ में गिरेगा क्योंकि उस दौरान हम दोनों ने, बॉल ने और मैंने, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हमारे एक्स के पैरामीटर्स जो थे वो सेम थे। ये यू एक्स टी और एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम दोनों का यू एक्स सेम, हम दोनों का टी सेम, तो हम दोनों का एक्स सेम। तो जितनी देर में मैं यहां गया उतनी ही देर में ये भी यहां गया और मेरे हाथ में गिरा। वो अलग बात है कि मैं सीधा गया और ये ऐसे आया। मुझे इसका मोशन वर्टिकल नजर आएगा क्योंकि मैं भी ऐसे आगे जा रहा हूं, तो मुझे लगेगा हमेशा ये मेरे सर के ऊपर ही है ना। मैं यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, मैं यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, तो मुझे तो लगेगा ये ऊपर गया, ये नीचे आया। बट जो ट्रेन के बाहर से बंदा देखेगा उसको क्लियरली पता चलेगा कि ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ गया है, क्योंकि उसका वो तो ऐसे नहीं चल रहा ना, तो उसको तो साफ दिखेगा कि ये आगे जा रहा है। अब यहां पर भी यही हो रहा है, मैंने इसको ऐसे उछाला, अब ये ऐसा पाथ बनाता हुआ गया क्योंकि 3 किलोमीटर चला गया मैं उतनी देर में आगे, बट ये हमेशा मेरे सर के ऊपर ही रहेगा, तो मुझे लगा ये ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन की वजह से मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि हम दोनों का यू एक्स सेम, हम दोनों का टी सेम, तो हमारा एक्स भी सेम। अगर उसका वाई में वेलोसिटी है नहीं है, उससे एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात? तो ये 2 डायमेंशनल मोशन था बच्चों। इसमें मैंने आपको काफी कुछ सिखाने की कोशिश की। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट में लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस करिए। और बहुत सारे इस तरह के और एग्जांपल्स आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन 2D में पढ़ेंगे, और 1D में तो पढ़ा है, रिलेटिव मोशन 2D में भी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम्स है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स है, अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।